रज़ा, प्रॉबली मेरी आप समझ लें चुड़ैल ने मुझे बताया, आप समझ लें कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगले 3 दिन में यमन के हुतीज़ जो हैं दे विल बी आस्क्ड टू क्लोज़ ये बाबुल मंदब को। तो मुझे नहीं पता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है कि नहीं खुलता, लेकिन अगर यहाँ पे अटैम्प्ट होता है उसको खुलवाने का फोर्सिबली, तो वो बाबुल मंदब को बंद करने के भी चक्कर में है, तो फिर देयर गोज़ 40% मोर ऑफ द एनर्जी सप्लाईज। सो दीज आर नॉट रियली सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, दे आर क्रिएटिंग मोर स्पैनर्स इन द व्हील। ये कौन एडवाइस कर रहा है इस तरह की, और किस तरह इनको रोका जा सकता है? देखिए, ये तो एक जंगी हिकमत अमली है, क्योंकि इसको जिसे कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। एक तरफ ईरान है जिसकी कि एयरफोर्स भी नहीं है, नेवी बेचारी क्या वो होनी थी, बार बार ट्रम्प कहते हैं कि जी नेवी ख़त्म कर दी, नेवी थी ही नहीं। तो और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी कुवत, और उसके बाद उसकी जो परवरदा इसराइल की फौजी ताकत है। तो ये तो कोई मुकाबला है ही नहीं मुबशर भाई। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इसमें अपने कार्ड्स खेले हैं, अपनी जो पोजीशनिंग की है, और कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाने के जो तरीका कार ढूंढा है, वो यकीनन तैयारी कर रहे थे। मेरे ख्याल से पिछले साल जून की जो एक महदूद पैमाने पर जंग थी, उसके बाद से अब तक वो उनकी की पूरी कोशिश रही होगी कि उन्होंने दोबारा हमला तो होना है, तो वो क्या करेंगे। और बहुत से तो ईरानी तबसरा निगार ये भी कहते हैं कि ये अभी नहीं बल्कि कई दहाइयों से ईरान की ये तैयारी थी, और यही वजह है कि गल्फ की स्टेट्स को इसमें वहाँ पे भी प्रेशर डालना, कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाना उनके लिए, अमेरिका के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ाना, ये हिकमत अमली है। इसी हिकमत अमली के तहत आप जो बात करें हुतीस की, और आपने देखा कि दोबारा हिजबुल्लाह भी एक्टिव हुआ है, जहाँ पे इसराइल को एक अलग जंग लड़नी पड़ रही है। पहले ये ख्याल था कि इसराइल ने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया है। आपको याद होगा कि पहले भी हमले हुए थे बैरूत में हैंड हेल्ड डिवाइसेस के साथ, और बहुत से दावे किए गए थे कि जी अब हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया है। लेकिन हालिया दिनों में ये साबित हुआ है कि हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुई, और यही हुतीस का भी आलम है। तो ये सारे ईरान के जो है प्रॉक्सीज रहे हैं एक ज़माने में, शायद अभी भी उनके बिल्कुल वही ताल्लुकात होंगे। तो इस वक्त तो ये ऑल आउट एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह से जब इसकी कॉस्ट को ज़्यादा कर दिया जाएगा अमेरिका के लिए, उसके इत्तेहादियों के लिए, तो फिर वो खुद सीज फायर की तरफ आएंगे। और अब यही इत्तलात आ रही है कि खुद अमेरिका जो है वो ये देख रहा है कि किस तरीके से इसको रोका जाए और फेस सेविंग क्या ली जाए। ट्रंप ने तो 2 बार डिक्लेयर भी कर दिया कि वो जीत गया जंग, आपके इल्म में है। 3-4 दिन पहले उसने ऐलान किया कि जी हम जीत चुके हैं, ख़त्म हो गई है ये जंग। तो मार्केट ऊपर चली गई। फिर अगले दिन उसके वॉर का जो मिनिस्टर है उसने कहा नहीं जी नहीं, अभी तो हम ये करेंगे, हम तो तबाह कर देंगे, हम तो मज़ा चखाएंगे। तो फिर मार्केट डिप कर गई। जुम्मे के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिरी है, और इसके अलावा जो एनर्जी मार्केट्स के अंदर आज आपके हरदिल अजीज़ रहनुमा ने यह कह दिया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोलते हैं। आप को समझा सकता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद जरीदा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ही पीछे नहीं है। लेकिन वो भाईजान उनका कोई माइंड में होता है, वो बोल देते हैं यार अपना, वो आपकी और मेरी तरह के फट्टू नहीं है कि वो सोचे पहले डर डर के कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं। बट एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये मैंने लास्ट में ये कॉमोडोर के लिए रखा हुआ है क्योंकि ये एक फ़ौजी आदमी है। आपका फ़र्क के ऊपर मैं आप समझे, मैं आप दोनों से ये मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा। एक कॉमोडोर साहब, सीधी सी बात है कि सीज़ फायर जो होगा वो डिटर्मिन करेगा कि मिडल ईस्ट के इन्वेस्टर्स वापस आते हैं कि नहीं। अगर तो ये एक सॉफ्ट सा सीज़ फायर हुआ कि ये भी हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, और वादा शादा ये वो जैसे 8 महीने पहले हुआ था, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कोई इन्वेस्टर वापस नहीं आएगा। और अगर ये सॉलिड किस्म का सीज़ फायर हुआ विद अ लॉट ऑफ कंडीशंस एंड अ लॉट ऑफ गारंटीज और यानी कमिटमेंट्स, तो फिर वो इन्वेस्टर मिडल ईस्ट वापस आएगा, और उसमें इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें। आपके ख्याल में व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द मिडल ईस्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स? बशीर भाई, बुनियादी तौर पे आपने देखना होगा जो सीज फायर आपने कहा ना, कंडीशंस, फॉर्मेलिटीज, एग्रीमेंट्स, शराइत कौन सी होंगी, ये देखना पड़ेगा कि वो फेवर किसके में है।
यानी वो ईरान की फेवर में है या अमेरिका की फेवर में है? जंग शुरू होने से पहले तो बहुत सारे एनालिस्ट हम जैसे क्या समझते होंगे कि जंग इतनी मैसिव होनी है इन द फेवर ऑफ यूएस कि ईरान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और सारी की सारी काया पलट जाएगी। लेकिन मैं डे वन से कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वो पावर टू बार्गेन होती है। अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले कितनी ज्यादा मैसिव पावर टू हर्ट थी जो अज्यूमिंगली हम कर रहे थे, और जाहिर है जब पावर टू हर्ट अमेरिका की ज्यादा थी तो पावर टू बार्गेन भी यही थी। आपने देखा 2 महीने तक प्रेसिडेंट ने ऑलमोस्ट अटैक नहीं किया, वो अपनी पावर टू हर्ट मैनिफेस्ट करवा रहे थे ताकि पावर टू बार्गेन पहले ही मिल जाए जंग शुरू होने से पहले। ईरान नहीं माना। अब आप अंदाजा लगाइए 2 हफ्ते हो गए हैं, और मैं ऑनरेबल पैनलिस्ट भी बता सकते हैं कि अब बताइए पावर टू हर्ट किसने वापस रीगेन कर लिया अमेरिका से। इस वक्त हार्मोज बंद किया हुआ है, तेल उसकी मर्जी से जा रहा है, 800% जो है इंश्योरेंस बढ़ गई हुई है, फिर भी 3,500 जो शिप जो है वो एंकरेज किए बैठे हैं। अमेरिका कह रहा है हम सिक्योरिटी देंगे, फिर मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप की ना इंश्योरेंस मान रहा है, अमेरिका की सिक्योरिटी होती है अपने, उसके वॉरशिप्स दूर खड़े होते हैं 500 मील, वो आ जाए ना वहां पे, वो तो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। वो एक और चीज है, किसी और दिन बात करेंगे। अमेरिका का लॉ प्रोहिबिट करता है कि अब यूएस फ्लैग के अलावा वो एस्कॉर्ट ही नहीं कर सकते किसी को। ये गलत बयानी हो रही है कि आए हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका लॉ परमिट नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, अब पावर टू हर्ट कम अज कम, या ये नहीं कह रहा कि ईरान मैच कर रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा परसेंटेज अपने हाथ में भी तो ले लिया ना। जिस तरह इजराइल हो रहा है, वहां सीसीटीवी फुटेज तोड़ी जा रही है, वहां पे सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनको तोड़ा जा रहा है कि कोई फुटेज ईरान को डेटेक्शन ना कर दे, पावर टू हर्ट ना पहुंच जाए कि भाई ईरान कितनी ज्यादा है। बेसिस का आपने शुरू में बता दिया इतने। तो आई थिंक ये देखना ये पड़ेगा कि क्लोजिंग जब होती है तो किसकी मैनिफेस्टेशन होती है पावर टू हर्ट, किसकी ज्यादा थी आउट ऑफ द 2, और उस पर डिपेंडेंट होगा आने वाला वक्त। पीस लास्ट रजा रूमी, यू हैव 1 मिनट टू आंसर दिस प्लीज। मुझे बताइएगा कि कितनी क्रिटिकल मिस्टेक थी वो रजा पहलवी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया एज नेक्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट। रजा पहलवी को करते, रजा रूमी को करते, दोनों का उतना ही फर्क होना था। व्हाई दिस टू रजा पहलवी, मुझे बताए, रजा रूमी क्यों नहीं? देखिए, वो रजा पहलवी की मसला ये है कि ईरानी डायस्पोरा जो है मुबशर भाई, वो एक पैरेलल दुनिया में रहता है। यहाँ खसूसन अमेरिका में और किसी हद तक यूरोप में भी वो बिल्कुल ही एक अलग जो है प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते हैं, और उनका ये ख्याल है कि वो ईरान जो छोड़कर आए थे वो वही हाल है, वो वॉर जोन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ। तो उसको रिवाइव किया जाए, इसलिए उनका यहाँ पे बड़ा असर है, और जो उनकी, और वो बड़े वोकल भी हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अमेरिकी जो कैलकुलेशन है वो मिस कैलकुलेशन इसी तरह हुई कि वो उनके व्यूज को मद्देनजर रखते रहे हैं, ना कि उस पर कोई थॉट नहीं गई जो ईरानी मौजूद है। एक कॉमेडर खुशी आपका, रजा रूमी आपका, फ़ारूक खान पताफी, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर कोरिया की तरफ से जो हो रही है इसको, और आज जैसे ईरान ने कहा है कि वो बंदरगाहों के ऊपर हमले करने लगा, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और इस जंग को ख़त्म करने का कोई सबब पैदा करे।